वाजपेयी कारगिल में और हमारे जवान सीमाओं पर सीमा की रक्षा कर रहे थे, लड़ रहे थे और कारगिल को वापस लेने के लिए अपना जीवन सर्वस्व लगा रहे थे। तो यहां कांग्रेस पार्टी राज्यसभा का सत्र बुलाने के लिए आग्रह कर रही थी कि राज्यसभा का सत्र बुलाओ। उसी तरीके से हमें याद है कि जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई तो उस ऑल पार्टी मीटिंग में कांग्रेस नदारद थी, यानी इनको देश की चिंता नहीं थी, पॉलिटिक्स की चिंता थी। पॉलिटिक्स 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 एंड ओनली पॉलिटिक्स। मैं कांग्रेस पार्टी को बोलना चाहता हूं, आपको अगर विपक्ष आता नहीं है तो थोड़ा ट्यूशन हमसे ले लो। हम आपको बताते हैं कि ऑपोजिशन क्या होता है। आपको ऑपोजिशन नहीं आता। आजकल आपने 2 दिन पहले बयान दे दिया राहुल गांधी ने कि देश का डीएनए बदल रहा है, असहिष्णु हो रहे हैं, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। ये भूल गए क्या असहिष्णु कौन रहा है? याद है इमरजेंसी, 1,25,000 लोग 19 महीने, 20 महीने, 21 महीने, 22 महीने के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल दिए गए थे। कांग्रेस पार्टी के लोगों को छोड़कर और कम्युनिस्टों को छोड़कर देश के सभी राजनीतिक दल जेल के शिक्षों के पीछे थे। मीडिया के लोग भी देश के जेल के शिक्षों के पीछे थे। मुझे याद है लगभग 80,000 लोग मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत वो जेल के अंदर थे 19 महीने, 20 महीने। मुझे याद है 45,000 लोग डीआईआर में अंदर थे। ये असहिष्णुता की बात करते हैं। अरे भारत वो देश है जहां गौतम बुद्ध पैदा हुए। हमने शांति का पाठ सिर्फ अपने यहां ही नहीं दिया, सारे विश्व में दिया। वसुधैव कुटुंबकम की बात की, सारी वसुधा एक परिवार है, इस बात को हम लोगों ने कहा। विवेकानंद ने अपना संदेश दुनिया में दिया, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ वर्ल्ड, सबको भाई बहन मान करके एक साथ जोड़ने का काम किया। सबसे सहिष्णु अगर देश रहा है, सबसे टॉलरेंट अगर देश रहा है और दुनिया में जब जब कोई समस्या आई है तो वह पनाह उसको भारत की पुण्य भूमि पर मिला है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। मुझे लगता है कि देश की डीएनए की चिंता मत कीजिए, आप कांग्रेस के बदलते हुए डीएनए की चिंता कीजिए। इसको आप ध्यान में रखेंगे तो यह आपकी सेहत और भारत के राजनीतिक सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा। यह बात मैं आपको कहना चाहता हूं। मित्रों, कोविड की कहानी तो मैंने आपको बताई, लेकिन जब मैं ये कहता हूं कि 2019-20 हैज बीन अ ईयर ऑफ फुल ऑफ अचीवमेंट्स, it is in letter and spirit that I am saying. When I say that Modi ji has bridged in the work of 6 decades in 6 years, I mean it. आप याद कीजिए 1950 में धारा 370 लगी थी। क्या कहा था? ये टेम्पररी फेज है, ये घिसते घिसते घिस जाएगा। ये घिसा नहीं और मजबूत हो गया और उसने जम्मू कश्मीर के अंदर एक अलगाववाद के बीच को पनपने का पूरा मौका दिया और कांग्रेस पार्टी इसमें शामिल रही। जिस तरीके की नीतियां चली, उस नीतियों के कारण सिवाय अलगाववाद के और कुछ नहीं मिलना था। लेकिन मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी 2 में यह राजनीतिक इच्छा शक्ति मोदी जी ने दिखाई और यह मोदी जी की इच्छा शक्ति थी और अमित शाह जी की रणनीति थी कि धारा 370 5 और 6 अगस्त को धाराशाही हो गया। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। मुझे खुशी है, मैं उस ऐतिहासिक घड़ी का पार्ट एंड पार्सल, मैं भगवान को हाजिर नाजिर मान करके अपने आप को बहुत ही गौरव महसूस करता हूं कि उस ऐतिहासिक घड़ी में धारा 370 कम करने में को हटाने में इस उंगली के द्वारा हमें भी बटन दबाने का मौका मिला और धारा 370 में खिलाफ वोट देने का मौका मिला। यहां बैठी हैं निर्मला जी, यहां बैठे हैं सदानंद जी, यहां बैठे हैं प्रहलाद जी। ये सब वो भाग्यशाली लोग हैं जिन्होंने अपनी उंगली से धारा 370 को बिल को पास किया और उसको धाराशाही किया। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, जब धारा 370 समाप्त हुआ तो क्या बोलते थे फारूक अब्दुल्ला बोलते थे कि
कोई धारा 370 को छू भी नहीं पाएगा। यह मोदी जी की सरकार थी और अमित शाह की रणनीति थी कि धारा 370 और 35A छू मंतर हो गया। इसको भी हमको समझना चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि खून की नदियां बहेंगी, एक खून का कतरा नहीं बहा। और मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, मैं जम्मू कश्मीर में प्रभारी रहा हूं लंबे समय तक। आपको और हमको धारा 370 और 35A जाने का भावनात्मक खुशी मिली होगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर पूरा एकीकृत होकर के भारत के मेन स्ट्रीम में आया, इसकी हमको खुशी है। लेकिन हमसे ज्यादा खुशी जम्मू कश्मीर के लोगों को है, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। और फिर मैं इसलिए नहीं कि बोलने के लिए बोल रहा हूं, आपको मालूम नहीं होगा, जम्मू कश्मीर में यह पुंछ राजौरी का इलाका और यह लद्दाख का इलाका, यह सारा ट्राइबल है। कारगिल, यह सारा ट्राइबल है। ये मुस्लिम भाई वहां रहते हैं, गुजर रहते हैं, बकरवाल रहते हैं। ये मुसलमान हैं, मुस्लिम हैं, लेकिन ट्राइबल हैं। क्या आपको मालूम है कि यहां राजनीतिक ट्राइबल रिजर्वेशन नहीं था? क्या आपको मालूम है कि गुजर और बकरवाल ट्राइबल सीट कोई ना होने के कारण वो विधानसभा में या लोकसभा में नहीं पहुंचते थे? अब धारा 370 समाप्त हुई है, परिसीमन होगा। पहली बार विधानसभा और लोकसभा में ट्राइबल सीट्स घोषित होंगी और वहां से चुन करके हमारा गुजर और बकरवाल श्रीनगर में आकर के विधानसभा में बैठेगा। यह परिस्थिति आकर के खड़ी है। राजीव गांधी जी ने 80 के दशक में 73rd और 74th अमेंडमेंट बिल ला करके पंचायत को सीधा पैसा देने का प्रावधान किया था। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि यह जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था। यह दीगर बात है, यह अलग बात है कि हमारे गुलाम नबी आजाद भी मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन यह पैसा जो दिल्ली से जाता था वो श्रीनगर की तिजोरी में जाता था और श्रीनगर की तिजोरी वाले तय करते थे कि कितना पंचायत को देना है या नहीं देना है, देना है तो कितना देना है। अब धारा 370 समाप्त है, मोदी जी यहां से पैसा भेजते हैं और वो सीधा पंचायत में जाता है और विकास होने का काम शुरू हुआ है। इस बात को हमको समझना चाहिए। आपको पता है वहां की महिलाएं अगर नॉन रेजिडेंट के साथ, श्रीनगर जम्मू कश्मीर के बाहर के व्यक्ति के साथ अगर उनका विवाह संपन्न हो जाए तो उनको अपनी जायदाद से हाथ धोना पड़ता था। दे वर डिवॉइड ऑफ देयर प्रॉपर्टी राइट्स। लेकिन आज धारा 370 लगने के कारण अब वो कहीं भी मुख्य धारा में, कहीं भी देश में, कहीं भी उनका विवाह संपन्न होता है, श्रीनगर में उनकी प्रॉपर्टी पर बराबर का हिस्सा उनको मिलेगा। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमारे वाल्मीकि भाई पार्टीशन के समय पंजाब से ले जाकर के उनको बसा दिया जम्मू कश्मीर में और कहा कि तुमको हम सारे राइट्स देंगे। शेख अब्दुल्ला थे उस समय, लेकिन वहां हुआ क्या, इनको वहां पर परमानेंट रेजिडेंट का सर्टिफिकेट नहीं मिला। वाल्मीकि भाई ये दलितों की बात करते हैं कांग्रेस पार्टी वाले, ये ट्राइबल्स की बात करते हैं कांग्रेस पार्टी वाले। जवाब दें कि वहां ट्राइबल रिजर्वेशन आज दिन तक क्यों नहीं था। जवाब दें कि वाल्मीकि का बेटा सिर्फ सफाई कर्मचारी लग सकता था और कुछ नहीं बन सकता था, उसको जम्मू कश्मीर में और कोई नौकरी करने का अधिकार नहीं था। नौकरी करता तो सिर्फ सफाई कर्मचारी की नौकरी करता। यह था 21वीं शताब्दी का भारत, यह था राजीव गांधी की 21वीं शताब्दी का भारत। मोदी जी की सरकार आई, 21वीं शताब्दी की परिभाषा बदली, धारा 370 समाप्त हुआ। अब वाल्मीकि का बेटा, दलित का बेटा जज भी बनेगा, डॉक्टर भी बनेगा, इंजीनियर भी बनेगा, आईएएस ऑफिसर भी बनेगा और वहां पर लगेगा। ये बात करते हैं धारा 370 और जम्मू कश्मीर की। इनको पता नहीं है कि धारा 370 के कारण क्या चल रहा था। भारत के 106 कानून वहां लागू नहीं होते थे। पॉक्सो, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ये लागू नहीं होता था। यहां मोदी जी ने यह कर दिया कि पॉक्सो के माध्यम से अगर कोई बच्चे के साथ दुष्कर्म करेगा तो सजाए मौत होगा, और वहां पॉक्सो लागू नहीं था। डोमेस्टिक वायलेंस, महिलाओं के साथ कुछ भी होता रहे, वह कानून वहां लागू नहीं था।
आप आश्चर्य करेंगे, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था। भ्रष्टाचार किए चलो, हलवा मांडा खाते चलो, मस्त रहो, कोई पूछने वाला नहीं। अब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भी लग रहा है और जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर बैंक इंक्वायरी शुरू हो गई है। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। जिन्होंने ये हलवा मांडा खाया है उनको मोदी जी के राज में जेल ही जगह होगी और कोई जगह नहीं होगी, ये हमको समझना चाहिए। मित्रों, अगर मैं बात करूं पाकिस्तान से आए हुए लोगों की, सारे देश में पाकिस्तान से लोग आए रेफ्यूजी 1947 में। यह देश प्रजातंत्र देश था। इस प्रजातंत्र देश होने के चलते हमारे वेस्ट पाकिस्तान से आए हुए 2 लोग प्रधानमंत्री बन गए और 1 उप प्रधानमंत्री बन गए। इंद्र कुमार गुजराल वेस्ट पाकिस्तान से आए थे, जो अभी पाकिस्तान कहलाता है, एंड ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मनमोहन सिंह, he came from Pakistan and he became the prime minister and remained prime minister for 10 long years. हमारे लाल कृष्ण अडवाणी जी, श्रद्धेय लाल कृष्ण अडवाणी जी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रहे, गृह मंत्री रहे। लेकिन जो लोग गलती से रेफ्यूजी होकर के जम्मू कश्मीर में आकर के बस गए, उनको धारा 370 के कारण काउंसिलर का भी चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं था, काउंसिलर का भी वोट देने का भी अधिकार नहीं था। अब धारा 370 हटी है, वो एमएलए भी बनेंगे और वो मंत्री भी बनेंगे, वो मुख्य धारा में शामिल होंगे। इस बात की हमको चिंता करने की जरूरत, इस बात को हमको ध्यान में रखने की जरूरत है। मित्रों, ट्रिपल तलाक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्रिपल तलाक समाप्त होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी की वो इच्छा शक्ति थी, जिस इच्छा शक्ति के कारण रविशंकर जी ने बिल को पेश किया और ट्रिपल तलाक से 9 करोड़ हमारी मुस्लिम बहनों को, जो ये सदियों की कुरीति थी, उससे निजात दिला दिया, उससे उनको छुटकारा दिलाया। इस बात को समझना चाहिए। लेकिन यहां भी मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूं। हमारे सेकुलर भाई, हमारे यहां पर मुस्लिम नेता, और मुस्लिम नेता तो नहीं, मुस्लिम नेता की वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग, ट्रिपल तलाक क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसमें ऐसा होना चाहिए था, उसमें वैसा होना चाहिए था, अड़ंगे लगाने की कोशिश की गई। लेकिन मैं अपने ये मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाले सेकुलर के चेहरा लेकर के घूमने वालों को बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान इस्लामिक देश है, लेकिन वहां ट्रिपल तलाक नहीं है। उन लोगों ने ट्रिपल तलाक बंद कर दिया है। बांग्लादेश इस्लामिक देश है, लेकिन वहां ट्रिपल तलाक लागू नहीं होता है, उन्होंने उसको बंद कर दिया है। अफगानिस्तान इस्लामिक देश है, लेकिन वहां भी ट्रिपल तलाक नहीं है। टर्की मोस्टली इस्लामिक है, लेकिन वहां भी ट्रिपल तलाक लागू नहीं है। सीरिया में ट्रिपल तलाक लागू नहीं है। मित्रों, मलेशिया और इंडोनेशिया यह भी बहुतायत है, मुस्लिम देश है, लेकिन यहां भी ट्रिपल तलाक लागू नहीं है। इस बात को हमको समझना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ के सेकुलर लोग इस बात को उठाने का प्रयास करते हैं कि ट्रिपल तलाक जैसे कि मुस्लिमों के पर्सनल राइट्स पर कोई आघात हुआ है। हम लोगों ने हमारी मुस्लिम बहनों को, माताओं को इस सदियों की कुरीति से उनको हमने आज़ाद किया है और मुख्य धारा में शामिल किया है। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। CAA, सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, जो पहले हम सिटीजन्स अमेंडमेंट बिल के नाम से जानते थे, क्या है ये? हमें मालूम है कि बांग्लादेश में और पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में माइनॉरिटी की संख्या बहुत तीव्र गति से घटी। जहां 38 थी वो 7% पर आकर खड़ी हो गई। जहां वह कहीं 33 थी वो आकर के 8 और 7% पर खड़ी हो गई। अफगानिस्तान में हमारे सिख भाई 50,000 परिवार थे, आज 3,000 परिवार रह गए। कहां चले गए ये लोग? ये सब धार्मिक प्रताड़ना के कारण, बिकॉज ऑफ रिलीजियस परसिक्यूशन, they had to leave the country, they fled and they took refuge in India. वो भारत में आकर के शरणार्थी के रूप में रहे। जवाहरलाल नेहरू ने 1950 में कहा कि जिन लोगों की धार्मिक प्रताड़ना के कारण, रिलीजियस परसिक्यूशन के कारण भारत आना पड़ा है, उनको मैं आपदा फंड से जोड़ करके
उनकी फिर से बैसाने का हम प्रयास करेंगे। ये जवाहरलाल नेहरू ने 1950 में कहा। इन 1948 हमारे महात्मा गांधी ने कहा कि ये लोग जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, इनको भारत में ला करके बसाया जाए, नौकरी दी जाए और इनके रहने की व्यवस्था की जाए। दिसंबर 2003 में मनमोहन सिंह ने राज्यसभा में हमारे पूर्व उप प्रधानमंत्री गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के सामने कहा, दोज हु आर रिलीजियसली बीइंग परसिक्यूटेड इन अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, दे शुड बी गिवन द सिटीजनशिप राइट इन इंडिया। यह अलग बात है कि उसके बाद ईश्वर ने उनको 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहने का मौका दिया, लेकिन उन्होंने इस काम को पूरा नहीं किया। यह मोदी जी की इच्छा शक्ति थी जिसने सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट को लागू किया और जो 20 साल से 25 साल से भारत में रह रहे थे उनको भारत की नागरिकता प्रदान करके उनको मुख्य धारा में शामिल किया। मुझे याद है यहां बैठे हैं हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता बंधु सब लोग। आपको याद होगा अफगानिस्तान से सिख भाई दिल्ली में जो रहते हैं वो यहीं इसी हॉल में मुझसे मिलने के लिए आए थे। आपने उनके चेहरे पढ़े होंगे। 20 साल हो गए उनको आए हुए। स्कूल में उनका एडमिशन नहीं होता, मेडिकल कॉलेज में वो एडमिशन नहीं ले सकते थे, इंजीनियरिंग कॉलेज अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकते थे, नौकरी करने जाए तो उनसे रेजिडेंसी का सर्टिफिकेट मांगा जाता था, वो सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट नहीं दे पाते थे, उनको नौकरी नहीं लगती थी। आज मोदी जी ने धारा 3 अपने सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट को लागू कर दिया है। अब वो भारत के नागरिक बनेंगे और पूरी ताकत पूरी इज्जत के साथ वो भारत में अपने आप को शामिल करते हुए भारत की मुख्य धारा में जुड़ेंगे। इस बात के लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, कांग्रेस पार्टी का काम रहा है अटकाना, लटकाना, भटकाना। ये कांग्रेस पार्टी का ट्रेट रहा है। ये यही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने कहा था कि राम जन्मभूमि फैसले को 2019 तक रोक दिया जाए। यह वही कांग्रेस पार्टी है जो राम जन्मभूमि पर भी राजनीति कर रही थी। हमारे लिए यह आस्था का सवाल था। डे टू डे हियरिंग होकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक मत से राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला दिया और मोदी जी के नेतृत्व में सारा समाज पूरा सौहार्द वातावरण के साथ इसको कबूल किया, इसको स्वीकार किया और अब सारे रास्ते अटके, जो सारे रास्तों में अड़चन थी उसको हटाया गया और अब भव्य राम मंदिर, वहां राम लला की मूर्ति बनेगी। ये हम आपको बताना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने न्यास बना करके वो न्यास को जमीन हैंडओवर कर दी है। भारत सरकार ने अपना काम कर दिया है। बहुत जल्द वहां पर शिलान्यास होकर के भव्य राम मंदिर बनेगा। यह हमारे ध्यान में आना चाहिए। मित्रों, 2012 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप आरसेप, जिसमें 15 देश और भारत मिला लें तो 16 देश हैं, यह एंगेजमेंट शुरू हुआ था। हमारी वित्त मंत्री बैठी हैं, इनको पता है इन्होंने कितनी मुशक्कत की और कितने नीचे तक सारी चीजों की जानकारी ली, बैठकें की और बैठक करने के बाद हम इस निर्णय पर पहुंचे कि ये जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, इसमें भारत का भला नहीं है, उद्योगों का भला नहीं है। इसमें हमारा मजदूर मर जाएगा, इसमें किसान हमारा मुसीबत में पड़ जाएगा, इसमें हमारे मध्यम और छोटे जो हमारे उद्योग हैं वो ठप पड़ जाएंगे, उनको मुसीबत आएगा। यह प्रधानमंत्री मोदी जी थे। एक तरफ 15 देश एक तरफ खड़े थे, 16वां देश मोदी जी के नेतृत्व में अटूट की तरह भारत खड़ा था और भारत ने कहा यह हमारे मजदूरों के, किसानों के, उद्योगों के खिलाफ है, हम आरसेप से अपने आप को बाहर करते हैं, हम इस एंगेजमेंट में नहीं आएंगे। इसको पूरा करने का काम किया। इसलिए जब जब देश मुसीबत में पड़ा और जब जब देश पर कोई मुसीबत आई तो मोदी जी चट्टान की तरह देश के लिए खड़े रहे हैं, यह हम सबको मालूम है। पॉक्सो के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं। प्रिवेंशन, जुलाई महीने में, पिछले जुलाई महीने में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, इसके तहत
अगर कोई किसी बच्चे के साथ दुष्कर्म करेगा तो सजाए मौत होगी। यह बात इस माध्यम से तय हो गई और भारत के पार्लियामेंट ने इसको पारित कर दिया। अगर हम बात करें नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज एक्ट के तहत, तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का दायरा अगर कोई भारत में टेररिस्ट एक्टिविटी करके देश से बाहर भी चला जाता है तो भी एनआईए का दायरा बढ़ा दिया गया है। वह देश के बाहर जाकर के भी उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसको भारत ला करके सजा देगी। यह मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, हमारे यहां का कानून इतना लचर था, इतना कमजोर था, इतना लचर था कि टेररिस्ट को हम टेररिस्ट नहीं कह पाते थे, टेररिस्ट के खिलाफ हम टेररिस्ट कार्रवाई नहीं कर पाते थे, कानून में प्रूव करना पड़ता था कि टेररिस्ट। कांग्रेस पार्टी के लोग और विपक्ष के लोगों ने पार्लियामेंट में डिस्कशन की, इसमें तो कोई भी अंदर हो जाएगा। कोई अंदर नहीं होगा, गलत काम करने वाला अंदर होगा, वो बाहर निकल नहीं सकता, और जो सही काम करेगा उसको कुछ नहीं होगा। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये काम हो सकता है। मित्रों, मुझे याद है जब 2014 में जनधन योजना की बात, जीरो अकाउंट से अपना अकाउंट खोलने की बात की थी, तो उस समय हमारे विपक्षियों ने खिल्ली उड़ाने का प्रयास किया था। यह जीरो अकाउंट क्या करेगा, ये जनधन अकाउंट क्या करेगा, ये किसके लिए जनधन अकाउंट खोला जा रहा है। मित्रों, 70 के दशक में श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब बैंक के नेशनलाइजेशन की बात कही थी तो उन्होंने कहा था कि बैंक की दहलीज को पार करने का काम और बैंक अकाउंट्स खोलने का काम यह जनधन योजना के तहत होगा। लेकिन 70 के दशक से लेकर के 2014 तक अगर हम याद करें तो सिर्फ 2.25 करोड़ लोगों ने ही बैंक की दहलीज पार करके अपना खाता खोला था, 2.75 करोड़। लेकिन आज जनधन खाते में 38 करोड़ 79 लाख लोगों ने खाता खोला है। और इस कोविड के समय में महिलाओं को जो 1,500 रुपए मिला है वो जनधन खाते के माध्यम से ही मिला है। और जब मैं कर्नाटक की बात करूं तो 1 करोड़ 47 लाख लोगों ने जनधन खाते का उपयोग किया है। उज्ज्वला योजना के तहत मैंने पहले बताया 8 करोड़ महिलाओं को फ्री गैस का चूल्हा और इसके साथ साथ गैस का सिलेंडर दिया गया। और कोविड के समय में 3 गैस के चूल्हे 3 महीने के लिए मुफ्त दिए गए। और कर्नाटक में भी 31 लाख गैस के कनेक्शंस रिलीज किए गए। उजाला योजना के तहत लगभग 36 करोड़ 25 लाख एलईडी बल्ब बांटे गए और 18,834 करोड़ रुपए की सालाना बिजली की खपत की बचत हुई है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और कर्नाटक में 2 करोड़ 34 लाख एलईडी बल्ब डिस्ट्रीब्यूट हुए और 1,216 करोड़ रुपए की सालाना बचत बिजली की खपत में हुआ है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। जब मोदी जी ने स्वच्छ भारत का अभियान शुरू किया तो कहने लगे ये क्या काम प्रधानमंत्री ने पकड़ लिया, ये झाड़ू पकड़ लिया, ये सफाई का काम पकड़ लिया। यह स्वच्छ भारत मिशन यूनाइटेड नेशंस ने भी मोदी जी को सम्मानित करके बताया है कि किस तरीके से स्वच्छ भारत मिशन एक सक्सेसफुल हुआ। 38% ओडीएफ था, सिर्फ 38% ओडीएफ था, 38%। आज 2019 में 100% ओडीएफ हो गया है। ओपन डेफिकेशन फ्री भारत बन चुका है। और कर्नाटक में भी 46,19,000 नए टॉयलेट्स बने हैं और 36% जहां ओडीएफ था वो आज 100% ओडीएफ हो गया। उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। सौभाग्य योजना 2 करोड़ 62 लाख लोगों के घरों को इलेक्ट्रीफाई किया गया। 18,000 गांवों को इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया। जब हम कहते हैं कि 6 दशक को 6 साल में पूरा किया तो यह पूरा हुआ है। सोचिए, आजादी के 60 साल तक लोगों के घरों में बिजली नहीं थी। 18,000 गांव बगैर बिजली के थे, करोड़ों घर बिना बिजली के थे। आज सौभाग्य योजना में 2 करोड़ 62 लाख लोगों को इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है और 3,56,000 लोगों का इलेक्ट्रिफिकेशन, ये भी इलेक्ट्रिफिकेशन जो हुआ है ये सारे का सारा कर्नाटक के अंदर हुआ। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। आयुष्मान भारत दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ केयर स्कीम, इट्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ केयर स्कीम। और मुझे खुशी है, मुझे संतोष है कि मुझे
प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिन्होंने आयुष्मान भारत की कल्पना की, उसको जमीन में उतारने में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मुझे काम करने का मौका मिला और इस आयुष्मान भारत को टोटल डिजिटल आयुष्मान भारत में लागू हुआ। इस बात के हम आपको बधाई देना चाहते हैं। 10 करोड़ 74 लाख परिवार, 10 करोड़ 74 लाख पीपल फैमिलीज, 50 करोड़ पीपल, 50 करोड़ लोग। और कौन है ये लोग? रिक्शा वाला, फेरी वाला, रेड़ी वाला, रैग पिकर्स, जो गरीब हैं, जिनके कोई व्यवस्था नहीं थी। इनको अगर गंभीर बीमारी हो जाए, कोई इलाज की व्यवस्था नहीं थी। आप बताओ, कोई ऑटो रिक्शा वाला यदि उसको उसका बाईपास होना हो, क्या उसके पास सामर्थ्य था कि वो बाईपास करा ले? यदि गरीब परिवार में कोई किसी को कैंसर हो जाए तो समझो कि उसका घर बिक गया। यह परिस्थिति आकर के खड़ी थी। लेकिन 50 करोड़ लोग, 50 करोड़ लोगों का मतलब होता है पूरी अमेरिका की जनसंख्या, मैक्सिको की जनसंख्या और कनाडा की जनसंख्या मिला लें तो ये सारी जनसंख्या मिलाएंगे तो भारत का आयुष्मान भारत बनता है। इस बात को हमको समझना चाहिए। उनको हम लोगों ने 1 करोड़ लोगों को हम लोगों ने आयुष्मान भारत में जोड़ा और 13,329 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। कर्नाटक ने भी बहुत अच्छा काम किया है। 5,20,000 लोगों को इसका फायदा हुआ है और लगभग 833 करोड़ रुपए का इनके लिए व्यवस्था की गई भारत सरकार से। ये इस तरीके का काम हुआ है। मित्रों, अगर मैं कर्नाटक की स्ट्रैटेजी की बात करूं और कर्नाटक की स्ट्रैटेजी के दृष्टि से कोविड के स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट की दृष्टि से बात करूं तो आप ही आज हाल देख लीजिए, दिल्ली का क्या हाल हुआ है। आज गृह मंत्री जी को खुद बैठक लेकर के दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना फैला है उसमें अपने आप को जोड़ने का प्रयास करके दिल्ली को बचाने के लिए, दिल्ली को फिर से ठीक करने के लिए हम सब लोग लगे हैं। लेकिन अगर हम बात करें मुंबई की, बात करें कलकत्ता की, बात करें चेन्नई की, तो ये सभी जगह कोविड बुरी तरीके से फैला है, जिसको हम सब जानते हैं। उसका मैनेजमेंट करने का प्रयास चल रहा है। लेकिन मैं येडियुरप्पा जी को बधाई देना चाहता हूं। He has been proactive and proactive होने के कारण उन्होंने बंगलुरु अर्बन में और बंगलुरु रूरल में कोविड को रोकने का हर संभव प्रयास किया और वो सक्सेसफुल रहे हैं। इसके लिए उनको मैं बधाई देना चाहता हूं। आज मैं आंकड़े जानना चाहता था तो मुझे बताया गया कि बंगलुरु अर्बन में 594 केसेस हैं, जिसमें से 264 केस ठीक हो चुके हैं और बंगलुरु रूरल में 40 केस हैं और 40 में से 25 केस ठीक हो चुके हैं। ये क्यों हुआ है? क्योंकि येडियुरप्पा जी ने 4T की चिंता की है: ट्रेस, टेस्ट, ट्रीट एंड टेक्नोलॉजी। और अगर हम ट्रीटमेंट की और टेक्नोलॉजी की बात करें तो उन्होंने कोविड इंफॉर्मेशन पोर्टल के माध्यम से सारे क्वारंटाइन सेंटर, सारे हॉस्पिटल्स को डिजिटली मैनेज किया है। उसी तरीके से कोविड-19 सहायक ग्रुप के माध्यम से ESI डॉक्टर्स को 24/7 उन्होंने इसमें लगाया है। उसी तरीके से कोविड अवेयरनेस रिस्पांस टीम बनाई गई है ताकि कोई फेक न्यूज भी आता है, गुमराह करने वाली बात भी आती है, तो उसको भी चेक किया जा सके। कर्नाटक का बहुत अच्छा कार्यक्रम चला है दसोहा लाइन, और ये दसोहा लाइन के माध्यम से कोई भी माइग्रेंट लेबरर जो कर्नाटक के किसी भी कोने में फंसा हो, वो हेल्पलाइन नंबर का लाभ उठा करके जहां से वो नंबर डायल करेगा, कमिश्नर रैंक का व्यक्ति रिस्पॉन्ड करके वहां भोजन का पैकेट पहुंचाएगा या ड्राई राशन पहुंचाएगा। ये दसोहा के माध्यम से हुआ है। आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट द कर्नाटका गवर्नमेंट, I must congratulate Yediyurappa's team, how they have worked and how they have tried to serve the migrant laborers, किस तरीके से उन्होंने काम किया है। उसी तरीके से लैंड रिफॉर्म्स में अगर कोई फैक्ट्री खोलना चाहता है तो किसान से वो सीधे जमीन खरीद सकता है, सरकार बीच में नहीं आएगी। APMC एक्ट में परिवर्तन करके डायरेक्टली किसान अपना माल किसी भी कंपनी को बेच सकता है। कर्नाटक ने अपने आप को इकोनॉमिक पैकेज से भी जोड़ा है। 21,000 करोड़ रुपए का इकोनॉमिक पैकेज। अगर मोदी जी ने 1,70,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया, 20 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर पैकेज दिया, तो येडियुरप्पा जी भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी 21,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया और उस पैकेज के माध्यम से
हमारे फिर चाहे वॉशरमैन हों, हमारे लॉन्ड्री वाले हों, चाहे हमारे धोबी भाई हों, उनको 5,000 रुपए का इसमें नगद राशि से मदद करने का प्रयास हुआ है। सविता समाज के लोगों के लिए 5,000 रुपए ईच परिवार को, हर एक परिवार को मदद करने का प्रयास हुआ है। वीवर्स जिनकी संख्या 54,000 है, इनको 5,000 रुपए 2,000 रुपए ईच देने का काम हुआ है। इसी तरीके से 5,000 रुपए कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को देने का काम हुआ है। हमारी आशा वर्कर्स जो ये कोरोना की लड़ाई में आशा की केंद्र बिंदु हैं, उनको 3,000 रुपए दे करके उनको भी सपोर्ट करने का काम हमारे येडियुरप्पा जी ने किया है। और इसी तरीके से 5,000 करोड़ रुपए आपने मार्क किया है ताकि कोविड की कैलेमिटी को लड़ी जा सके और उसको जीत हासिल किया जा सके, इसका प्रयास किया है। मित्रों, इस कोविड की घड़ी में मैं एक ही बात कहूंगा, प्रधानमंत्री जी का संदेश हमने जन जन तक पहुंचाना है और उनका संदेश है कि जब तक कोविड है तब तक सेवा ही संगठन है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता सेवा के माध्यम से हमारे लोगों को सेवा पहुंचाना, उनके तकलीफ में, दुख दर्द में अपने आप को शामिल करना, यही हमारी आवश्यकता है। साल भर में मैंने जैसे कहा कि हम लोगों ने अचीवमेंट हमारे अद्भुत रहे, हम लोगों ने बहुत अचीवमेंट्स हासिल किए, लेकिन कोरोना की लड़ाई में भी हमने देश में मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया में एक मिसाल कायम की है कि 130 करोड़ देश को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, उसका बखूबी प्रयास किया है। यह मैं आपके सामने शेयर करना चाहता था, मैंने किया है। कर्नाटक की जनता ने हमारे लाखों कार्यकर्ताओं ने इस डिजिटल माध्यम से मुझे सुना है। मैं उन सबको साधुवाद भी देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं और स्पष्ट रूप में मोदी जी का संदेश आप तक पहुंचाता हूं कि हम सेवा में लगे रहेंगे, कोविड से लड़ेंगे, भारत जीतेगा, कोरोना हारेगा और भारतीय जनता पार्टी सरकार, केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के पूरे देश में लोगों की सेवा में तत्पर रहेगी। यही मुझे आपको संदेश देना है। आप सब लोगों ने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सेवा भाव से लगे रहें, अपने में कभी अहम ना पालें। पार्टी बड़ी है, बड़े काम करने के लिए बनी है, दल देश के लिए है और देश के लिए हम समर्पित हैं। हम सब लोग पूरी ताकत से लगे, यही मेरा आपको निवेदन है। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत ಧನ್ಯವಾದ। ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ। ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಬೋಧನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡದ ಸಂಸದರು, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ। ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದ, ನಮ್ಮ ಓಣಿಗಳಿಂದ ಏನು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದೀವೋ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದಿಂತು ಕೈಯನ್ನು ಮುಂಚಾಚಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ। आगे कर हम संकल्प लेना है। मैं जो संकल्प मैं पहले बोलता हूं वो आप कृपया रिपीट करके वो संकल्प आप उद्धृत करें। ನಾನು ದಯವಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು। ನಾನು ಮಾನನೀಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಕರೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತದ ಮಾನನೀಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಕರೆ ಮೇರೆಗೆ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತದ ಗುರಿಯ ಪೂರ್ತಿಗಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ। ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತದ ಗುರಿಯ ಪೂರ್ತಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ। ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಮತ್ತು
ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ನಾಗರಿಕ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನಾಗರಿಕ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನಾನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆ, ಭಾವನೆ, ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯ, ಸಮಾನತೆಯ ಆಧಾರದ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮಭಾವ, ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ರಾಜಕಾರಣ ರೂಪಿಸಲು ಸಮಾಜವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವೆ. ನಾನು ದೇಶದ ಸ್ಥಾನೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ವ್ರತಧಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಯಥಾಸಂಭವ ಸ್ಥಾನೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಕೋವಿಡ್ ಮಹಾಮಾರಿಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಗೃತಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವೆ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ. ಈಗ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ. ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಮಹೇಶ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅವರಿಂದ. कर्नाटक जनसंवाद रैली को संबोधित करने के लिए आपके व्यस्तता के बीच में भी कर्नाटक बीजेपी कार्यकर्ता एवं जनता को संबोधित करने के लिए स्वीकारा है, हम सबको प्रेरणा दी है. भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को कर्नाटक प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद समर्पित करता हूं. ऐसे ही इस रैली में उपस्थित राष्ट्रीय महासचिव श्री मुरलीधर राव जी भी धन्यवाद समर्पित करता हूं. ऐसे ही इस महासभा वर्चुअल रैली में उपस्थित वित्त सचिव जी श्रीमती निर्मला सीतारामन जी को भी धन्यवाद समर्पित करता हूं. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಚಿವರುಗಳಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಿ.ವಿ. ಸದಾನಂದ ಗೌಡರಿಗೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಂದ್ರದ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಿದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಪ್ರಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರನ್ನು ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ವಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವರ್ಚುವಲ್ ರ್ಯಾಲಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂಸದರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ವರ್ಚುವಲ್ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರನ್ನು ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ವರ್ಚುವಲ್ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಎಲ್ಲ ವೃಂದದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಧನ್ಯ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.